इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। बस अभी बोल रहे हैं इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आगे से कभी से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं हम? ईएमएफ ऑफ सेल। और फिर भूल ही जाते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ, तो बार बार ईएमएफ ही वर्ड यूज करते हैं हम नॉर्मली। ईएमएफ होता क्या है वो समझो। जैसे हमारे पास कोई ये सेल है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसे हमने कनेक्ट कर रखा है किसी एक रेजिस्टेंस आर से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा और करंट ऐसे होता हुआ आएगा, अंदर से होता हुआ पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो पूछ रहा था, अंदर बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अंदर जो होंगे जो ये जो भरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, यही आयंस में स्प्लिट हो जाएगा और वो आयंस ही इसमें मूव करते हैं। तो ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछना कैसे वर्किंग क्या है, और वो शायद 11th में निकल भी गया है कि 12th में ही है, तो अच्छी बात। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से चार्ज ही तो मूव कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे आयन हो, मूव कौन कर रहा है? चार्ज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो किसके ऊपर होता है? वो होता है जो टोटल वर्क डन है और चार्ज का रेशियो, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टोटल वर्क डन क्या? टोटल वर्क डन है कि जो चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में, बाहर वाले सर्किट में फ्लो हो तब वर्क करना पड़े, प्लस जब अंदर चले तब भी वर्क करना पड़े। तो W टोटल यहां पर वास्तव में W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल है। ठीक है, तो होल सर्किट में, पूरे सर्किट में जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो उस चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करेंगे और चार्ज का रेशियो किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो वास्तव में देखो ये V है, W/Q क्या है? पोटेंशियल है, तो ईएमएफ भी वास्तव में पोटेंशियल ही है, तो यूनिट पोटेंशियल वाली होगी। ईएमएफ की क्या होगी? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। दूसरा एक वर्ड और है, और वो है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है W एक्सटर्नल अपॉन Q। यानी कि चार्ज को मूव कराना है, और चार्ज को मूव कराएंगे कौन से सर्किट में? केवल बाहर बाहर, अंदर वाला वर्क नहीं लेंगे। तो जब केवल बाहर बाहर वर्क करा रहे हैं हम, उस कंडीशन में वर्क डन और चार्ज का रेशियो किसके ऊपर होगा? टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से सोच के देखें, अगर हम नॉर्मल वर्किंग सेल की अगर सोच के देखें, तो इसका तो मतलब ये हो गया ये ज्यादा होगा और ये कम। सही है, इसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा है, बाहर भी कर रहे हो और अंदर भी कर रहे हो, और इसमें केवल, तो ये वर्क डन कम है। दोनों में चार्ज तो आ ही रहा है नीचे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होगी। तो टर्मिनल वोल्टेज कम है, जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा होगा। जब हम सेल यानी कि सेल से करंट ले रहे हैं तब की बात हो रही है, सेल से करंट आ रहा है तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। टर्मिनल वोल्टेज हो गया, इसका भी वही वोल्टेज है, तो यूनिट पता ही है क्या होगी? वोल्ट होगी। एक वर्ड और है जो पढ़ना है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टेंस जानते ही हो क्या करता है? ये करंट को नहीं चलने देता, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। अब जो लिखा है उसी हिसाब से सोच लो। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कहां पर होगा? सेल के अंदर, जो करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसे हम क्या बोलेंगे? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R से। तो इसे अब हम आगे से दिखाएंगे भी। जो भी सेल है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गए दोनों, और ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें और जनरेट हो गया, स्मॉल r। दिखेगा नहीं लेकिन होगा उसके पास। आइंस मूव करेंगे, इलेक्ट्रोड कितना अंदर डूबा हुआ है उसमें, इलेक्ट्रोड कितनी थिकनेस का है, कितनी लेंथ उसकी अंदर है, उस पर सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर उस समय कितना हो रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। एक तरह से समझ लो जैसे R डिपेंड करता था ना L पर, A पर, नेचर पर, टेम्परेचर पर, ये भी करता है।
उन फैक्टर पर नहीं, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सेल के अंदर आ जाओ तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो उसका कितना पोर्शन अंदर है उसके इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उस पर डिपेंड कर रहा है। वो टेम्परेचर उस समय कितना है उसका, उस पर डिपेंड करेगा। वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हो तुम, उस पर भी डिपेंड करेगा, उसका नेचर भी होगा। तो वो सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं। तो स्मॉल आर हो गया क्लियर। रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी, ओम। रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी, ओम होगी। अब इन तीनों में रिलेशन चाहिए। ईएमएफ की जब हम डेफिनेशन लगाते हैं तो वो आएगा डब्ल्यू टोटल ओवर क्यू, और डब्ल्यू टोटल के दो पार्ट कर दिए, एक्सटर्नल और इंटरनल अपॉन क्यू। एक्सटर्नल अपॉन क्यू कल डिफाइन कर चुके थे, वो किसके इक्वल है, वी के टर्मिनल वोल्टेज है। इंटरनल ओवर क्यू भी वोल्टेज ही होगा, सपोज वो हमने बोल दिया वी डैश है। E इज इक्वल टू, अब इसका एक फिगर अगर हम सोचें तो ये हमारे पास सेल है, इसके इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ये यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, और बाहर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर, प्लस और ये माइनस करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई। तो ये पता है सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम। तो ये पूरे सर्किट में करंट आई रहेगा, यहाँ से जाएगा पूरा घूम के और फिर वापस करंट सेम रहेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओम्स लॉ से V किसके इक्वल होगा, आई आर के, प्लस V डैश किसके ऊपर होगा, आई स्मॉल आर के, ठीक है। V डैश किसके ऊपर होगा, आई स्मॉल आर। इसे चेंज नहीं करना था मुझे, ये तो सिर्फ बताना था कि V आई आर होता है, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए यही। V तो V है ही, ये V डैश भी तो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। करंट जा रहा है I और अंदर रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो V इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या आ गया, E माइनस आई आर। यही है रिलेशन बिटवीन EV एंड R। क्या आ गया, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्लियर होगी डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंग देखो, जो कल बात हो रही थी, जब V E माइनस आई आर होगा तो E हमेशा बड़ा होगा। E में से माइनस कर रहे हो ना, तो E कैसा होगा, बड़ा। तो वो सही भी था, क्योंकि W टोटल ओवर Q था वो, और V जो था वो W एक्सटर्नल ओवर Q है वो। तो कन्फर्म है कि EMF जो होगा वो ज्यादा होगा, टर्मिनल वोल्टेज कम। लेकिन व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज, सेल को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। जब सेल को हम चार्ज करेंगे तो कंडीशन क्या होगी पता है, सेल चार्ज करते समय सेल करंट नहीं देगा। इससे हम सोर्स लगाएंगे, कोई सपोज ये लगा दिया हमने, यहां पर ये पॉजिटिव, तो करंट यहां से ऐसे आएगा इसके पास। चार्जर लगाओगे, जब हम सेल को चार्ज करेंगे, बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो जब चार्जिंग मोड पे जब जाएगी बैटरी तो बैटरी करंट देगी या चार्जर, चार्जर। तो ये चार्जर करंट दे रहा है इसे, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई। उस कंडीशन में क्या होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो गया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई है। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, E प्लस आई आर। कब, सेल इज बीइंग चार्ज, जब चार्जिंग हो रही होगी सेल की, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तभी यूज करेंगे जब चार्ज हो रहा होगा, अदरवाइज हम हमेशा यही यूज करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्लियर। इसके बाद इसी फॉर्मूला को फिर से उठाते हैं, नोट में लिखते हैं कुछ बातों को हम। V इज इक्वल टू फॉर्मूला है E माइनस आई आर, और ओम्स लॉ से V किसके इक्वल होता है, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां से अब हमें I चाहिए, तो R प्लस आर हो जाएगा, और किसके इक्वल होगा, तो I किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला आया जरूर इससे है, लेकिन अगर डायरेक्ट सोचो तो ये सीधे सीधे ओम्स लॉ है। टोटल पोटेंशियल E और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का R प्लस आर है, R और R ये सीरीज में ही तो है पूरा, तो कितना हो गया, R प्लस आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो करंट जब सेल से मिलेगा तो इतना मिलेगा, कितना, I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। कोई भी सेल करंट देगा इतना, ठीक।
इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने अभी सॉल्व किया हुआ है। वी नो दैट V इज इक्वल टू फॉर्मूला था E माइनस आई आर, इससे हम स्मॉल r कैलकुलेट कर सकते हैं। आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस वी, तो r की वैल्यू क्या आएगी E माइनस वी ओवर आई। E क्या है EMF, V क्या है टर्मिनल वोल्टेज, I करंट। एक एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे सिलेबस में जिसमें कि हमें एक सेल देंगे लेक्लान, हाँ करा देंगे, तो अभी समझ तो ले, जब कराएंगे तब इसी का यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे वो समझ लो। एक हमने क्या लिया हुआ है सेल, लेक्लांसी सेल जो कल बोल रहे थे वही यूज करते हैं हम। एक हमें अमीटर देगा, एक वोल्टमीटर, तो लेक्लांसी सेल जैसे ही मिल जाएगा और वोल्टमीटर मिल जाएगा। लेक्लांसी सेल और वोल्टमीटर से हमें E और B मिलेंगे। वोल्टमीटर पोटेंशियल बताएगा तो ये दोनों पोटेंशियल मिल गए, और अमीटर जो देगा उससे क्या मिलेगा करंट। तो ये तीनों वैल्यूज हम निकाल के इसमें पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी उस सेल का इंटर रेजिस्टेंस निकाल। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें ऑब्जेक्ट आता है हमें क्या करना है टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर की हेल्प से हमें सेल का, प्राइमरी सेल का क्या चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और है जिसमें आता है कि वही इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, किसकी हेल्प से, उसमें आता है कि वो हमें हेल्प चाहिए वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स। अमीटर गायब, जब अमीटर गायब हो गया तो करंट मिलेगा, अमीटर पढ़ता करंट को, वो अमीटर ही हटा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या मिलेगा रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं इसी में बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की हेल्प से I की वैल्यू क्या होगी इसे पुट कर दो, तो R की वैल्यू क्या आएगी E माइनस वी अपॉन, तो फॉर्मूला हो गया E माइनस वी ओवर V और इंटू, देखो अब हमें अमीटर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सारा ब्रैकेट तो वोल्टमीटर से निकल आएगा। वोल्टमीटर ही टर्मिनल वोल्टेज बताएगा, वोल्टमीटर ही EMF बताएगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स बताएगा रेजिस्टेंस को। तो हम आराम से स्मॉल r को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट है जिनमें फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला अभी बता दिया है, जब चलेंगे तब एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। क्लियर हो गया। तो स्मॉल r को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगे। क्लियर, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन करना है, वही दो, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले चलते हैं सीरीज। सीरीज सिंपल भी पड़ता है, देखो सेल सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले तो सिंबल समझो। हाँ वही है, अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे, प्लस के साथ माइनस, ऐसे ही माइनस के साथ आगे प्लस, ऐसे लगाते जाओ। लेकिन सेल अभी तक ऐसे बनाते थे, बड़ा वाला जो है वो प्लस और छोटा वाला। लेकिन अब प्रॉपर सेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब पूरा सेल ये है, अभी तक सेल केवल इतना काम चल रहा था हमारा, क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं था इंटरनल कितना है, बहुत कम होता है, बात हमें पता है, लेकिन हमें यूज नहीं कर रहे थे। अब प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि ये सेल है, ये इसका EMF E है और उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है R। तो वास्तव में अब सेल इतना बड़ा है, ये सेल है एक, बन गया। तो इसे बोल दो E1 R1। दूसरा सेल लगाओ इसके साथ सीरीज में, तो इस तरह से लगाएंगे, ये हो गया E2 और ठीक। और इन दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद फिर हम अभी तक दोनों हमने कॉम्बिनेशन पढ़े, उससे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते थे। ये खुद ही बैटरी है, तो इसे हम किससे कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस से। ठीक है, क्योंकि खुद सेल है वो, तो हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। सीरीज में क्या सेम रहता है करंट, वो अभी भी रहेगा। तो इस पूरे सर्किट में करंट सेम होगा, हो गया करंट सेम। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसकी टर्मिनल वोल्टेज सपोज V1 और इसका टर्मिनल वोल्टेज, और इसका टोटल निकालेंगे V आएगा, तो V किसके इक्वल होगा V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। पोटेंशियल सीधे सीधे एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करता है, क्योंकि पोटेंशियल को डिफाइन ही तुम यही करते हो, वर्क डन, तो वो एनर्जी एक तरह से। तो टोटल जो भी यहाँ पर जो एनर्जी देगा वही तो करंट यहाँ आएगा, तो इसका पोटेंशियल इन्हीं से बनेगा। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा V1 प्लस V2 के इक्वल। फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल की बात करें, V इज इक्वल टू क्या होगा E माइनस आई आर।
तो अब इसमें क्या होगा, V1 E1 I R1, I सेम है तो क्या होगा I R1, ये क्वेश्चन हम ऐसे बोल देते हैं फर्स्ट। फिर चलते हैं सेकंड के लिए, V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I R2, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R, तो क्या होगा V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से V किसके इक्वल होगा, V की वैल्यू है आई आर, इसकी वैल्यू है E1 माइनस आई आर वन, और ये है E2 माइनस आई आर टू। आई आर प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू, ये दोनों इधर आ गए, प्लस के हो जाएंगे, इक्वल में क्या है E1 प्लस आई ले लो कॉमन, R प्लस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू E1 प्लस E2। आई किसके इक्वल आ गया, E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस आर वन प्लस, अभी थोड़ी देर पहले I की वैल्यू निकाली थी, नोट में लिखाइए, I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, लिखाइए नोट में, इसे और इसे कंपेयर करो तो देखो I इज इक्वल टू, ये E है और R ये है ही, और ये स्मॉल r है, मतलब इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट EMF होगा E1 प्लस E2, और इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। क्लियर दिख रहा है ना, कंपेयर करंट भाई सेल देगा जो वो ये था, उसी से कंपेयर करो, कॉम्बिनेशन भी देगा वो भी उसी फॉर्म में देगा, उस फॉर्म को हम बना के ले आए थे, बन गई। तो हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R प्लस R नॉट। E नॉट क्या है, E नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और R नॉट कितना होगा, R1 प्लस R2। ये है टोटल या रिजल्टेंट EMF, और ये है रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही वो वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, EMF की वैल्यू है, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास आ गया इसका वैल्यू। अब देखो फॉर n सेल्स, अगर n सेल होंगे तो E नॉट किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट En, और R नॉट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट, अगर n सेल्स होंगे तो n कनेक्ट कर दो, जितने होंगे मतलब काउंटिंग 2 के बाद 3 4 5 जितने होंगे वो सब कनेक्ट कर दो। इसके बाद क्या किया जाए, फॉर आइडेंटिकल n सेल्स, अब सब एक जैसे सेल ले लिए हमने n, तो E नॉट की वैल्यू क्या होगी, E प्लस डॉट डॉट कितने टाइम्स, तो E नॉट की वैल्यू सही है, आइडेंटिकल है, E प्लस E कनेक्ट करते जाओ, कितने टाइम्स कनेक्ट करना है, n टाइम्स, तो ये E नॉट किसके इक्वल होगा, NE के। ऐसे ही R नॉट क्या होगा, R प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, R नॉट इज इक्वल टू NR। क्लियर, तो टोटल हमारे पास NE आ गया, टोटल रेजिस्टेंस NR आ गया। एक चीज समझो, ये जो रिजल्ट आया है सीरीज का ही तो है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो यही आता है, तो वो अपने आप ही वही आ रहा है रिजल्ट, बस EMF ऐड हो गया। यानी कि अगर सेल से तुम बैटरी बना रहे हो और अगर EMF बढ़ाना है तो सीरीज में कनेक्ट कर दो। बैटरी बना रहा है, जैसे 2-2 वोल्ट के सेल ले लिए हमने और हमें 6 वोल्ट की बैटरी तैयार करनी है, तो उन तीनों को सीरीज में कर दो, 2 + 2 + 2, टोटल EMF कितना हो जाएगा, 6, बन गया। ठीक है, हाँ वो पैरेलल की बात करेंगे, सीरीज में EMF ऐड हो रहा है सीधे। अगर हमें बड़ी 11 वोल्टेज की बैटरी तैयार करनी है तो सेल्स को हम
सीरीज में कनेक्ट करें। क्लियर है बात? तो एकदम सिंपल सा है, सीरीज का डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी सी बात है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा उसका सम टोटल के इक्वल होगा। तो हमने V1 अलग निकाला, V2 अलग निकाला, V निकाल लिया और V इज इक्वल टू क्या लगा दिया, V1 प्लस V2। उससे क्या निकालेंगे, I, और जो I आएगा उसको हम इससे ही कंपेयर कर लेंगे, तो E0 और R0 आएगा। यही सेम फॉलो करेंगे हम पैरेलल में। बस पैरेलल में प्रॉब्लम ये आएगी कि ये डेरिवेशन 3 लाइन में हो गया। एक तरह से डेरिवेशन तो यही है, बस जरा सा वो होगा, मतलब 3 पैराग्राफ का आ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों, हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो डायरेक्ट ये फॉर्म बनती नहीं, इसमें तो बन गई, उसमें हमें बनानी पड़ती है ये, क्योंकि हमें घुमा फिरा के लाना क्या है, R प्लस कुछ और ऊपर कुछ। भाई जो भी है R में नीचे ऐड होके जो भी आ जाएगा वो बन जाएगा R0, और इसके ऊपर जो होगा वो E0 हो जाएगा। तो R प्लस की फॉर्म बनानी पड़ेगी हमें पैरेलल में जाके, बस ये काम बढ़ेगा, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज, पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल। तो देखो सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो यही प्रोसीजर है, ये E1 और ये R1, और ऐसे ये E2 और, ठीक है, E1 R1 और E2 R2, इन्हें आपस में कनेक्ट कर दें, बन गया पैरेलल। और फिर इन्हें हम किससे कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस कैपिटल R, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। यहां से करंट अब चेंज होगा I1 और यहां से चलेगा, और टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो I होगा I1 प्लस I2 के, ठीक है। एक दूसरी बात, इसके अक्रॉस निकालो और फिर इसके अक्रॉस निकालो पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल इसके इक्वल होगा। तो यही फॉलो करते हैं हम। पहले चलते हैं फॉर फर्स्ट सेल, V1 इज इक्वल टू E माइनस IR 1 1 1, क्या चीज सेम है, V, तो V लिखेंगे, इसे 1 नहीं लिखेंगे, तो अलग अलग हो गए ना। अब तो कैसे कर रहे हैं, ये इसके साथ पैरेलल में और ये इसके साथ पैरेलल में, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V, इसका EMF अलग, इसका EMF अलग, तो करंट अलग अलग हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज सेम होगी, V सेम होगा। वो सीरीज था, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। अब यहां पर तो इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल भी V है, V सेम हो गया, तो अब E और IR चेंज होंगे ही होंगे, V सेम है, ठीक है। E माइनस IR के हिसाब से जब E बदल गया तो IR बदलेंगे, तो करंट अलग अलग होगा, और टोटल करंट कितना हो जाएगा, I। अब इसमें फर्स्ट सेल के लिए चल रहे हैं, सेकंड को अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट सेल में अगर इसमें हम चलें तो V की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, IR, V की वैल्यू क्या कर सकते हैं, IR, पुटिंग V इज इक्वल टू IR, तो IR की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस I1 R1, ठीक है। यहां से ऐसा करो, I1 R1 को बताओ कितना हो गया, E1 माइनस IR, ठीक है। और I1 की वैल्यू क्या होगी, E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1, किसकी वैल्यू है, I1, I1 की आ गई। ऐसे ही I2 निकाल लो, किसकी वैल्यू निकालेंगे, I2 की। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू, बोलो, E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2 माइनस IR अपॉन R2 बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू है E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R2 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस IR अपॉन R2। यहां पर
देखो सही है, I1 प्लस I2 के हो गया, तो I1 की वैल्यू ये है और प्लस I2 की वैल्यू पुट कर दी। अब I चाहिए हमें, काम तो यही है, ऐसी फॉर्म बनानी है, मैंने अभी बोला था। तो वो बनाने के लिए चलते हैं, I कॉमन ले लो, 1 प्लस R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2 इक्वल E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। एक स्टेप गायब कर दिया है, बस इधर ले आए, कॉमन ले लिया है, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, एक आध गायब करके ही चलेंगे। अब किसकी वैल्यू चाहिए? I, वो भी इस फॉर्म में, मतलब R अकेला चाहिए हमें, कैसे भी R को अकेला करना पड़ेगा। अभी जो I आएगा वो इतना आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 प्लस R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, इसमें से कॉमन R लेके लिख दिया है। ठीक, समझ में आ गया? ये डिवाइड में ले गए और R क्या ले लिया? कॉमन। अब R अकेला नहीं है, ये मैं अकेला चाहिए, तो क्या करो, इसका इस वाले ब्रैकेट का डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। कर सकते हैं काम हम, इसका क्या करें, डिवाइड कर दें। अगर इसका हम डिवाइड यहाँ कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका अकेला यहाँ डिवाइड करोगे तो ये ऊपर नीचे वाले सब बुरा मान जाएंगे, तो इनको भी बराबर दो। क्या करोगे बोलो? I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन होल ओवर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस R। देखो इतना मेहनत करनी पड़ गई, सही है? इस पूरे ब्रैकेट का ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया। जब ऊपर डिवाइड किया तो ये आ गया, और जब हमने नीचे डिवाइड किया तो इस वाले ब्रैकेट से तो ये कैंसिल ही हो गया, और इसके नीचे में ये आ गया। सही है? अब हमारा काम खत्म। अब बस इसे डिनोमिनेटर एलसीएम लेके सॉल्व करना है, आंसर आ चुका है। देखो I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये ऊपर ऊपर है, इसका एलसीएम ले लिया R1 R2 तो E1 R2 प्लस E2 R1 हो जाएगा ऊपर, और फिर अपॉन में यहां पर था, इसका एलसीएम ले लिया R1 R2 तो R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, नीचे आ जाओ, इसमें भी एलसीएम लेना है। R को बस पहले लिख ले रहे हैं हम, R प्लस, अब इसको 1 अपॉन में 1 अपॉन R1 R2 एलसीएम R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, 1 अपॉन ये इसका एलसीएम। तो वो सोच के चलना कि किस अलग अलग चल रहा है सारे पोर्शन। ये कैंसिल हो गया, R1 R2 खत्म, ऊपर क्या बचा? I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस अपॉन नीचे है R प्लस R1 R2 अपॉन, ये करंट सही है। वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि पैरेलल में सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो सिंपल सा प्रोसीजर है। देखो जैसे ही तुमने यहाँ पर आए वैसे ही हमें क्या करना था, R को अलग करना है, बस ये बात याद रखो। R को अलग करना है तो इस पूरे ब्रैकेट का डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और फिर सॉल्व करते हुए चले गए। R अकेला हो गया। कंपेयर कर दो इसे किससे? कंपेयरिंग विद I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन, तो E नॉट की वैल्यू क्या होगी? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस, और R नॉट क्या है? सही है? देखो ये पैरेलल का ही रिजल्ट है, दो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो यही आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो रिजल्ट पैरेलल वाला ही है। ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर तीन होते
तो ये तो पता लग गया 1/R1, 1/R2, 1/R3 कर देंगे, लेकिन इसमें 3 का सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको 3 सॉल्व करने के लिए हमें यहां लौटना पड़ेगा वापस, यहां पर, यहां से 3 बनेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, और यहां आएगा 1/R1, 1/R2, 1/R, तब 3 बनेंगे यहां। इससे 3 नहीं बना पाओगे तुम, क्योंकि वो 2 का सॉल्यूशन है। 3 बनाने के लिए हमें यहां लौटना पड़ेगा वापस। E0 3 के लिए निकालेंगे तो यहां से आएगा। समझ में आ गई बात? ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर जैसे उसमें तो सिंपल सा आया था E1 प्लस E2, तो वो तो 3 आए, 4 आए, ऐड करते जाओ। लेकिन अगर यहां पर आए ज्यादा तो हम इससे सॉल्व करेंगे। ये E0 है और ये R0 है, 1 में आ रहा है, सही है? बात समझ में आ गई? तो पैरेलल में तो क्लियर है, पैरेलल में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐड करते जाओ। और पैरेलल में जब हम EMF निकालेंगे रिजल्टेंट, तो वो इससे निकलेगा 2 के बाद। 2 तो तुम्हारा वहीं से निकल आएगा, 3, 4, 5 अगर आ गए तो वो यहां से निकलेगा। इसमें ऐड करेंगे E3/R3, E4/R4, यहां ऐड करेंगे 1/R3, 1/R4। क्लियर है बात? ये n सेल्स का इसमें यूज कर सकते हैं। आइडेंटिकल सेल्स ले लें अगर हम, तो ऊपर देखो जरा, E आएगा ऊपर, देखना, ER प्लस ER, आइडेंटिकल मतलब सेम हो गए, ER प्लस ER 2ER, नीचे R प्लस R 2R, 2R से 2R खत्म, E बचेगा। तो ये बात पता है, EMF सेम हो जाएगा। पैरेलल में EMF जब तुमने सेम ले लिया तो रिजल्टेंट भी वही रहेगा। तो रिजल्टेंट जो है वो किसी एक सेल के EMF के इक्वल होगा। पर ये तो R/N आ ही जाता है पैरेलल में, R/2 आएगा इसमें 2 सेल में, R²/2R, R से R खत्म, R/2 2 सेल में। अगर n सेल होंगे तो R/n आएगा। क्लियर? तो पैरेलल वाली बात समझ आ गई? पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? पोटेंशियल। और वही हमने यूज किया, पहले सेल के लिए B लगाया E-IR, और B जो था वो किसके इक्वल होगा? IR के। बस इससे एक इक्वेशन बनाई, उससे हमने I1 निकाल दिया, और जब I1 आ गया तो बिल्कुल वही प्रोसीजर लगा के हमने क्या निकाला? I2। फिर I किसके इक्वल है? I1 प्लस I2। उस I1 प्लस I2 लगा के उसमें से हमने I निकाल दिया, और जैसे ही I आया वैसे ही हमें कंपेयर करना था R प्लस से। तो बस यही चीज याद रखने वाली है, और कुछ नहीं याद रखना है इसमें तुम्हें, कि हमें R अकेला करना है। उसके लिए इस ब्रैकेट का डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, आंसर अपने आप आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्लियर?